Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. सब्सक्राइब और चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च के लास्ट वीक की करंट अफेयर्स। तो डेट हमें कवर करनी है 24 से लेकर 31 मार्च तक की। इसके बाद में फ्रेंड्स हम अप्रैल की फर्स्ट और सेकेंड वीक की न्यूज आपके लिए बहुत जल्दी देंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ वीकली अपडेट हियर प्रेजेंटेड बाय मी, करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों को मुफ्त में शिक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली उनके लिए इनिशिएटिव है स्प्रेड द वर्ड। आप इस वर्ड को स्प्रेड करिए, करंट अफेयर्स फंडा को अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस एंड यू नो लर्निंग इज प्राइसलेस, सो प्लीज डू एट लीस्ट। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो देन डू कमेंट ऑन आवर फेसबुक चैनल, दैट इज हियर facebook.com/currentaffairsfunda CAF। फाइन। इसके बाद में हम एक मार्च की कंप्लीट सीरीज निकालेंगे जिसमें सारी न्यूज कवर्ड होंगी और एक वन लाइनर होंगी। ओके, ये हमने सारे वीक कवर करने के बाद में। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माउ एग्रीमेंट्स। माउ का मतलब होता है कि कोई भी एक देश दूसरे देश के बीच में एक एग्रीमेंट्स होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो फर्स्ट वन इज हियर, इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में माउ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 परमाणु रिएक्टर्स लगाए जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उनके कंस्ट्रक्शन के लिए भारत और फ्रांस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आपको पता है ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये है फ्रांस के हेड ऑफ द स्टेट। इनको कहते हैं फ्रांसिसो होलैंडो। ओके, सो इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड अ MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट जैतापुर इन महाराष्ट्र। जैतापुर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर ये उसमें उसके और कंस्ट्रक्शन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। फाइन। द एग्रीमेंट वाज इंक्ड एट द एंड ऑफ द 2-day विजिट ऑफ अ हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस EDF, फ्रेंच पब्लिक यूटिलिटी एंड द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL। ठीक है, तो इन दो डेलीगेट्स के बीच में ये मीटिंग हुई थी। बस आपको याद रखना है कि भारत ने अभी फ्रांस के साथ में एक MOU साइन किया है। किस लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इज स्नैपडील्स फ्री चार्ज पार्टनर्स विद पेमेंट गेटवे CC एवेन्यू। अब देखिए यहाँ पर न्यूज है, स्नैपडील आपको पता है एक शॉपिंग की वेबसाइट है, और फ्री चार्ज क्या है, उसको टेक ओवर कर चुकी है स्नैपडील ऑलरेडी। ठीक है, फ्री चार्ज से क्या होता है? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ये सारे कूपन वगैरह आप एक्टिवेट करके डिश का रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो अब इनका एक टाई अप हुआ है CC एवेन्यू के साथ में। CC एवेन्यू एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। ये पेमेंट रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जो भी आप पेमेंट करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस चीज को मैनेज कौन करता है? CC एवेन्यू। Snapdeal on digital payments platform FreeCharge has partnered with the payment gateway CC Avenue to strengthen its offerings as it gain access to over 1 lakh online merchants across सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड एजुकेशन। ठीक है, इन सारी चीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्नैपडील की फ्रीचार्ज ने CC एवेन्यू के साथ में एक पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, CC एवेन्यू पूछा जाता है क्या? तो ये है पेमेंट गेटवे। क्या है? पेमेंट गेटवे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन नेशनल न्यूज हियर फॉर द लास्ट वीक, सो राइट डाउन। फर्स्ट वन इज हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस लॉन्गिट्यूडिनल एग्निंग स्टडी इन इंडिया। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई सुविधा लॉन्च की है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल एनिंग स्टडी इन इंडिया। ओके, इसका बेसिकली मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द लॉन्गिट्यूडिनल एनिंग स्टडी इन इंडिया, इसको हम बोलते हैं LASI। लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट, श्री BP शर्मा, सेक्रेटरी HFW, states that this is the largest survey of its kind. It will survey more than 60,000 elderly and 25 years plan. He further added that this survey will provide scientifically validated data on a various issue of the elderly। ठीक है, तो आपको बेसिकली याद क्या करना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्गिट्यूडिनल एनिंग स्टडी
भारत में करने के लिए एक अपनी स्कीम लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर नोटिफाइज न्यू स्ट्रिंजेंट रूल टू मैनेज ई वेस्ट। सेंटर ने नए रूल बनाए हैं कि जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी मेमोरी चिप्स होती हैं, कंप्यूटर के पुराने कीबोर्ड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है, चिप, माइक्रोचिप्स वगैरह, मदरबोर्ड का आपका डैमेज हो गया, वो सबके मैनेज करने के लिए एक नया, क्योंकि वो भी एक टाइप का पोल्यूशन है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ अपनी टर्म्स निकाली है। ओके, कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, उसको देखते हैं। वॉकिंग अप टू द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग हजार्ड्स ई वेस्ट। देखिए, हजार्डस ई वेस्ट मैंने आपको बताया, ई वेस्ट वो चीजें होती हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू पोल्यूशन होता है। फाइन, द सेंटर नोटिफाइड न्यू रूल्स टू dismantle and recycle all electrical and electronic waste in the country by expanding its ambit and introducing a clause of penalty for violators। जो लोग इसका रूल तोड़ेंगे उन पर पेनल्टी पड़ेगी, और इस चीज को रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकल मतलब इसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए कुछ अपने नॉर्म्स निकाले हैं। ठीक है, करंटली इन India generates 1.7 million tons of e-waste every year, but the country can scientifically recycle only 1/4 of it। आप देखिए 1.7 मिलियन तो टन आप डेटा इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट, लेकिन हम कितना उसको रिसाइकल कर पाते हैं, वो इसका 1/4 केवल हमारा रिसाइकिल होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे अमाउंट में ई वेस्टेज बच जाता है, लीविंग द रेस्ट ऑफ इट्स हैजार्डस मिनट्स दैट सेवरली पोल्यूट्स लैंड एंड वाटर। जो लैंड और वाटर को पोल्यूट्स करता है, ये एक सोशल कॉज है, ये आपको जानना जरूरी है कि ई वेस्ट से भी एक तरह का पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सेंटर ने इसके लिए अपनी गाइडलाइंस दी है। अंडर द न्यू रूल्स, नए रूल के अंतर्गत क्या है, कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा will get incentive for handing over the e-waste to retailers or dealers under a newly introduced deposit refund scheme। इसके अंतर्गत क्या है, एक तरह का आपको इंसेंटिव मिलेगा। जैसे आपका कोई पुराना डैमेज है तो आप इसको उस कंपनी को दो, कंपनी इसके एवज में आपको कुछ ना कुछ पैसे देगा। ठीक है, पैसे कंपनी पे आपको करेगी और उस चीज को फिर कंपनी अपने हिसाब से उसको रिसाइकिल कर देगी। फाइन, नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक टू एक्सटेंड ₹9,000 करोड़ सपोर्ट टू स्वच्छ भारत मिशन। भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, आपको पता होगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 9,000 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट देना था, उसको 9,000 करोड़ का सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 1.5 बिलियन अबाउट 9,000 करोड़ ऑफर ऑफ द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट फॉर द स्वच्छ भारत मिशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली है क्या, स्वच्छ भारत मिशन में क्या है कि जो भी आपके आसपास में कचरा वगैरह होता है उसको साफ प्रॉपर डस्टबिन में डालना। ठीक है, और पानी को, जैसे कहीं पर सड़ा गला पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें मच्छर वगैरह पैदा होते हैं तो उसको ना होने देना, ये सब स्वच्छ भारत अभियान के पार्ट है। अगर आपके यहाँ पार्क गंदा है तो आप उसको पार्क को साफ रखिए, दैट इज द मेन इनिशिएटिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। फाइन, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स पावर ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, देखिए ये कौन है, ये है शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ये है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसमिशन पावर लाइन के लिए एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ हुआ था, वो उसका इनॉग्रेशन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार ज्वाइंटली इनोग्रेटेड इंडिया बांग्लादेश पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इन्होंने इस चीज को संबोधित किया, इनोग्रेशन किया। बोथ ऑफ द नेशंस आर नाउ कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन पावर सरफेस लिंक्स। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि अभी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पावर ट्रांसमिशन लाइन किन दो देशों के बीच में उसका इनोग्रेशन किया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका आंसर ये होगा। फाइन, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, आरोग्य फेयर टू बी कमेंस फ्रॉम March 26 in Goa and the 4 days national आरोग्य फेयर is going to be started from 26 March in Goa। देखिए आरोग्य मेला
एक आरोग्य मेला है जो 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है गोवा में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आरोग्य मेला जो है वो किस राज्य में हो रहा है या फिर किस शहर में हो रहा है। तो आपको याद रखना है गोवा में हो रहा है, ठीक है। ये कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, मतलब इसको स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है। देखिए आरोग्य नाम से याद आपको आ जाना चाहिए कि मेडिसिन वगैरह, मतलब कि होम्योपैथिक वगैरह ये सब चीजों से रिलेटेड करता है आरोग्य, ठीक है। तो इसको कर रहा है आयुष मिनिस्ट्री। कौन कर रहा है? आयुष मिनिस्ट्री एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, CII। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को CII बोलते हैं। और आयुष मंत्रालय इस मेले को ऑर्गेनाइज करा रहा है और ये मेला हो रहा है कहां पर? गोवा में, ठीक है फ्रेंड्स। दिस ईयर फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग एंड popularizing India medicine systems to the general public and update industry of the latest developments in the sector। तो आपको अल्टीमेटली याद यहां से क्या रखना है कि ये जो आरोग्य फेयर ये कहां पर हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है गोवा में। इसका मेन मोटिव ये है कि लोगों को बताया जाए कि बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए और जो अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको चिकित्सा सुविधाएं अच्छी उपलब्ध कराई जाएं, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स हिमाचल मुंबई टू हैव इलेक्ट्रिक बसेस। हिमाचल और मुंबई के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। दैट मीन्स गो ग्रीन कॉन्सेप्ट्स। देखिए अगर कोई भी बस है वो CNG से चलती है, ठीक है, तो उसमें पोल्यूशन जो है वो कम होता है। अगर वही चीज डीजल से चलती है तो उसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है। पेट्रोल से चलती है तब भी उसमें पोल्यूशन कम होता है। लेकिन अगर इन सबसे हटा के अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आप कम पोल्यूट अपने सिटी को कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी जो ई सेवाएं होंगी उसमें पोल्यूशन की रेट बिल्कुल कम होगी, ठीक है, उसमें नाम मात्र का थोड़ा सा बिल्कुल माइनर पोल्यूशन होगा, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन CNG में कम होता है, डीजल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि जो जितना ज्यादा शुद्ध होगा उसमें उतना कम पोल्यूशन होगा। तो पेट्रोल अपने आप में बहुत ज्यादा शुद्ध चीज होती है, CNG भी शुद्ध होती है जो क्रूड ऑयल से चीजें निकलती हैं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं क्रूड ऑयल से कैसे ये सारी चीजें बनती हैं। देखिए अगर आप सिर्फ क्रूड ऑयल होता क्या है, क्रूड ऑयल एक जैसे कि वो नहीं होता तारकोल टाइप का कीचड़ जो होती है ना वो होता है। तो इस कीचड़ को हमने क्या किया? गर्म कर दिया, ठीक है, आग लगा दी इसमें। जब हमने इसको हाईली टेम्परेचर पे गर्म किया तो हमें कोई ना कोई एक चीज मिली। तो हमें जो मिला वो हमने एयरप्लेन्स वगैरह में वो ऑयल यूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर से जो बचा हमने उसको फिर यूज करा। फिर सपोज करिए हमें CNG मिल गई, फिर हमने फिर उसको गर्म किया, फिर हमें पेट्रोल मिल गया, फिर हमने फिर उसको गर्म किया, फिर हमें डीजल मिला, फिर हमने फिर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म किया, फिर हमें केरोसिन मिलता है। इस तरीके से जेली। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी सारी की सारी फॉर्म यूज हो जाती हैं, कोई भी फॉर्म उसकी बचती नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पूरा का पूरा कंप्लीट यूज होता है। तो देखिए गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलेंगी तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये हिमाचल और मुंबई में ये इनिशिएटिव स्टार्ट होने जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स HRTC, and Mumbai Metropolitan Region Development Authority MMRDA to introduce zero emission retrofitted electric buses under the flagship scheme FAME India, faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India। ये सारी फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए प्लीज, ओके। तो ये हिमाचल और मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस चलने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, फाइन। HRTC मतलब कि हिमाचल एंड इसमें कितना होगा? 25 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी दोनों में, ईच 25-25। अंडर फेम इंडिया द डिपार्टमेंट विल फंड ₹75% कॉस्ट ऑफ द बसेस, ठीक है। जो फेम इंडिया के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है वो 75% इनकी कॉस्ट को पे करेगा, ओके। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जल क्रांति अभियान, ठीक है। तो देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अभी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है, जल क्रांति अभियान। इसमें क्या है, मेन मोटिव है इसका जल की बचत करना और जल को संचय करना। मतलब कि जब आप पानी को बचाएंगे
तभी तो आप उस पानी को यूज कर सकते हैं। तो ये जल क्रांति अभियान है। आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लातूर। तो लातूर डिस्ट्रिक्ट में पानी की इतनी ज्यादा कमी है कि वहां पर लोगों के लिए पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के किस इलाके में अभी सूखा ग्रसित है जहां पर पानी की सुविधाएं बहुत कम है, मतलब पानी कम है। तो लातूर में कुएं सूख गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा कुओं में पानी है और इसलिए लोग प्यास से वहां पर मर रहे हैं। तो अब देखिए, हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी हम लोग इस तरीके से पानी की सुविधाएं अच्छी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हम लोग पानी को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं। आप देखिए, वाटर पूल आपका होता है, उसमें आपको पानी चाहिए, कार धुलने के लिए आपको पानी चाहिए, ठीक है, सारे काम आपको करने के लिए पानी चाहिए, आप उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो पानी खत्म होगा। तो यही देखिए, आज के टाइम पे ये रिमोट एरियाज में है, गांव वगैरह से स्टार्ट हुई, लेकिन कल को ये अर्बन में आ जाएगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, पानी का कम से कम यूज करना है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, ठीक है। आप लोग पर डे 1 से 2 बाल्टी पानी बचाइए। और ये पानी आप ये मत सोचिए कि मेरे एक बाल्टी बचाने से क्या होगा। आप ये सोचिए, अगर मैं पानी को बचाता हूं तो ये पानी किसी ना किसी के काम आएगा। जब आप ये बात सोचेंगे तो कल को 2 लोग सोचेंगे, फिर कल को 3 लोग सोचेंगे, इस तरीके से सारे लोग सोचेंगे, क्योंकि चेंजेस होते हैं किसी एक के एक इनिशिएटिव उठाने से। फाइन। तो यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने जल क्रांति अभियान चलाया है, जल बचत जल संचय। ओके, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, मैं आपको ब्रीफ में बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पंजाब असेंबली पासिस एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस बिल। देखिए, पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है इन डेप्थनेस बिल, ठीक है। इस बिल से बेसिकली क्या फायदा होगा? पंजाब असेंबली हैज पास दिस बिल प्रोवाइड्स रिलीफ टू द फार्मर्स। जिन किसानों की फसल में ओलावृष्टि या रेनफॉल ज्यादा हो गया या सूखा पड़ गया, पानी नहीं हुआ, उनकी फसल खराब हो गई, उनके लिए एक बिल पास किया है। आपको पता है पंजाब में अभी रिसेंटली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए जरूर जरूर कोई ना कोई अच्छी योजनाएं जरूर आती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो किसान का ही होता है, ठीक है। द पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है, जरूर इसकी सराहना की जाएगी, कम से कम कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो किया। द पंजाब सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल indebtedness bill 2016, the bill specifies that the interest payable on debt shall be calculated on such rate as may be notified by the गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा, एक उनको प्रॉपर एक इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे उनकी जो भी फसल बर्बाद वगैरह हो रही है उसके सेटलमेंट के लिए एक बिल है। तो आप इस बिल का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? ये बिल का नाम है, इसको नोट कर दीजिए, किस स्टेट ने पास किया है? पंजाब ने। फाइन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल से न्यूज है। ये कौन है? दिल्ली के बहुत क्रांतिकारी सीएम है। पहले ये आईआरएस थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, ठीक है, और कमिश्नर थे। उसके बाद में इन्होंने अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और फिर इन्होंने दिल्ली में 2 बार गवर्नमेंट बनाई, एक बार 14 से 15 दिनों के लिए बने थे सीएम, उसके बाद अब ये कंप्लीट 5 सालों के लिए बने हैं। और इनकी टोटल सीटें आई थी 67 और बीजेपी का खाता खुल गया था 3 सीटों के साथ में और कांग्रेस को 00 मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल नेम्ड अंडर वर्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स बाय फॉर्चून। एक फॉर्चून मैगजीन है, उसमें 50 दुनिया के सबसे प्रभावशाली महान लीडर्स में अरविंद केजरीवाल ने नाम बनाया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी न्यूज है और इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल हैज बीन नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स बाय फॉर्चून मैगजीन। फॉर्चून मैगजीन के द्वारा इनको 50 जो विश्व के महानतम नेता हैं उसमें इनका नाम सम्मिलित किया गया है। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इस लिस्ट में जो टॉप पर हैं वो हैं अमेजॉन के सीईओ जेफरी बेजोस। अमेजॉन क्या है? एक शॉपिंग वेबसाइट है और यहां से आप टीवी, टेलीफोन, फोन, बुक्स, कपड़े वगैरह, जूते, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो अमेजॉन के ये सीईओ हैं जेफरी बेजोस और ये इन्होंने टॉप किया है। अरविंद केजरीवाल टॉप 50 में आते हैं, ठीक है।
आंध्रा गवर्नमेंट सेट टू इनोग्रेट कंट्रीज फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। आंध्रा गवर्नमेंट ने क्या कराया है, जो देश का पहला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम है, आपको पता होना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू। Andhra government, which is known for the innovations and use of technologies in various sectors, has also become the first Indian state to implementation for irrigation। ठीक है, इरिगेशन का मतलब होता है कृषि वगैरह में जो बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए हैं। ठीक है, तो आपको ये न्यूज नोट करनी ही करनी है। तो आप साथ में जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊं तो आप नोट डाउन करते रहा करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स उड़ान स्कीम टिल 2019 एंड 20। 2019 और 20 तक उड़ान स्कीम जो है वो अप्रूव कर ली जाएगी। उड़ान स्कीम बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के द्वारा। तो आप याद कर लीजिए एनएसडीसी की फुल फॉर्म क्या है, एन फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सीसीईए लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए कैबिनेट कमेटी जो भी होती है वो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द उड़ान स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर टिल 2019-20 फ्रॉम द अर्लियर टाइम पीरियड ऑफ 2015 एंड 16। ठीक है, तो ये कहां पर हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ड्राइव देगी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यूथ को, उस उड़ान स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किसका है, ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया है क्या, तो मैं आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि है क्या। देखिए अगर भारत में कोई भी एक पर्सन है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उस चीज को हम कहते हैं स्टार्टअप। कोई भी नया बिजनेस है आप उसको क्या कहेंगे, स्टार्टअप। और जो बंदा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, उद्योगपति वो बन जाता है अपने आप में। तो उन लोगों के लिए लोन फैसिलिटी और बिजनेस सेक्टर को बूम करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्टैंड अप एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली इन जनवरी। ये जनवरी में इन्होंने लॉन्च किया था, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर वाज डन एट द वर्चुअल एग्जीबिशन एंड इंटरेक्शन विद द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो नए उद्योगपति हैं उनके साथ में इंटरेक्शन करके। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर सेड ही विशेस टू टर्न द यूथ ऑफ इंडिया फ्रॉम जॉब सीकर्स एंड जॉब क्रिएटर्स। देखिए उन्होंने ये कहा है कि मुझे यहाँ पर जॉब सीकर्स नहीं बनाना, जॉब क्रिएटर्स बनाना है। जो लोग वो ये कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम करिए कि लोग आपके पास जॉब लेने आए, आपको ना जाना पड़े। ठीक है, जॉब सीकर्स एंड जॉब क्रिएटर्स, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ओके, फोकस क्या है, इफ स्टार्टअप कैन ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू इवन फ्यू पीपल इट वुड बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। अगर कोई भी स्टार्टअप कुछ लोगों के लिए जॉब देता है तो ये हमारे राष्ट्र, हमारे नेशन के लिए बहुत बड़ा काम होगा, बहुत अच्छी चीज होगी। He mentioned some areas where youth innovators should focus including crop wastage and cyber security। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन among most स्वच्छ। देखिए राष्ट्रपति भवन आपको पता है जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये किसने बनाया था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसने इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। तो देखिए लुटियंस का नाम, एडविन लुटियंस एक पर्सन थे और हम इसको लुटियंस जोन भी कहते हैं। दिल्ली में बहुत सारी इमारतों को इन्होंने बनाया है। ठीक है, लुटियंस, एडविन लुटियंस इनका पूरा नाम था। तो राष्ट्रपति भवन जो है जहां पर राष्ट्रपति जी रहते हैं, इनको बोलते हैं महामाया राष्ट्रपति जी, मतलब कि सबसे, इनको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये नॉमिनल हेड होते हैं हमारे देश के, नाम मात्र के हेड होते हैं। ठीक है, काम इनका केवल सिग्नेचर करना एक तरह से होता है, इनके नाम पर ही सारे काम किए जाते हैं। वो कौन करता है,
प्राइम मिनिस्टर मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन को सबसे ज्यादा स्वच्छ बताया गया है। राष्ट्रपति भवन एंड यूपीएससी बिल्डिंग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बिल्डिंग है उसने पूरे के पूरे उसको मार्क्स दिए गए हैं, डिक्लेयर द क्लीनेस्ट बिल्डिंग अलॉन्ग विद हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस को भी बताया गया है, एंड जवाहरलाल नेहरू भवन एंड विज्ञान भवन इन स्वच्छ भारत रैंकिंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दिस ईयर। तो ये सारी चीजें जो स्वच्छ भारत रैंकिंग्स निकाली गई है इसमें ये इन बिल्डिंग्स के नाम हैं, ठीक है। लेकिन सबसे स्वच्छ कौन माना गया है? राष्ट्रपति भवन को, ठीक है। लास्ट ईयर राष्ट्रपति भवन हैड मिस्ड आउट, और इसका लास्ट ईयर स्कोर 20 था और 1 मार्क से ये रह गया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 17 इस साल मिला है, 17 नंबर मिला है राष्ट्रपति भवन को जो इसने टॉप किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हाइक्स डीआर बाय 6%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपके डीए होते हैं, डीआर, बीवाई, ये सबको 6% बढ़ा दिया है, ठीक है। जो आपका डियरनेस अलाउंसेस होता है उसमें हाइक किया है कितने परसेंट का? 6% का। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। द कैबिनेट अप्रूव्ड 6% हाइक इन डियरनेस अलाउंस डीए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ डीआर to the pensioners. This will be applicable from January 1st, 2016. The decision has been taken in the cabinet meeting chaired by the Prime Minister Narendra Modi. ये 1 जनवरी से लागू हो चुकी है, अभी इन्होंने इस पर अपने संज्ञान लिया है, ओके। रोटा वायरस वैक्सीन कैन हेल्प रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एक रोटा वायरस है जो क्या करेगा? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसको रिड्यूस कर देगा। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ वैक्सीन फॉर रोटा वायरस, एक रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च की गई है एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट चाइल्ड मोर्टालिटी ड्यू टू रोटा वायरस डायरिया। एक डायरिया आपको पता है बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसमें बच्चों के लिए लूज मोशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो रोटा वायरस में उल्टी और दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, तो रोटा वायरस वैक्सीन क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को इंप्रूव करेगी और उस चीज को कम कर देगी, मतलब कि उसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है रोटा वायरस वैक्सीन बेसिकली क्या करेगी? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और रोटा वायरस, ये 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, मन की बात, सेंटर विल बिल्ड 5 lakhs फार्मिंग पूल्स इन रूरल एरियाज, सेज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 5 लाख फार्मिंग पूल्स रूरल एरियाज में बनाएंगे, ओके। पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम्स मन की बात सीट। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मन की बात कौन करते हैं? दिल्ली के सीएम, कहाँ के सीएम, या पीएम हमारे करते हैं? तो मन की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये होती है आकाशवाणी पर, जो हमारा राष्ट्रीय रेडियो चैनल है जिसका नाम है आकाशवाणी, ठीक है, वहां पर होती है। और ये 5 लाख फार्मिंग पूल्स क्यों बनाए जा रहे हैं? जहां पर वाटर के इरिगेशन में दिक्कत होती है, सिंचाई वगैरह नहीं हो पाती है, तो किसानों के लिए ये चीज हो रही है। टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट टू क्रिएट 2.5 लाख दलित एंटरप्रेन्योर्स अंडर स्टैंड अप इंडिया। आपको पता है गवर्नमेंट क्या करने वाली है? 2.5 लाख दलित एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत लाने वाली है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्टैंड अप इंडिया पार्ट, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली, जनवरी में लॉन्च किया था। उसके अंतर्गत 2.5 लाख दलित लोग जो SC/ST में आते हैं उन लोगों के लिए ये बेसिकली प्रोग्राम है, ठीक है। दलित एंटरप्रेन्योरशिप अंडर स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत दलित लोगों के लिए 2.5 लाख एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। द लॉन्च by the Prime Minister was done at a virtual exhibition and interaction with startup entrepreneurs, ठीक है। 4th unit of NTPC बिहार गवर्नमेंट ऑन 195 मेगावाट प्लांट सिंक्रोनाइज्ड। बिहार का एक प्लांट है जिसका बेसिकली वहां पर कुछ गड़बड़ हुई थी जिस वजह से उसको बंद करना पड़ गया था, ठीक है। 4th यूनिट ऑफ NTPC बिहार गवर्नमेंट ऑन 195 मेगावाट प्लांट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। और ये नेशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज बाद में कर दिया गया, कुछ में इश्यूज आए थे, फिर बाद में इसको फिर से सिंक्रोनाइज कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी 4थी यूनिट NTPC, आपको पता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारे के सारे जो थर्मल पावर हैं वो नेशनल NTPC के द्वारा रन होते हैं, ठीक है।
एनटीपीसी करती है, एनटीपीसी के द्वारा भी हैं और कुछ अदानी पावर प्लांट्स के द्वारा भी हैं। तो मैंने एक वीडियो थर्मल पावर के ऊपर बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देख लें स्टैटिक की, तो वहां से आपको पावर प्लांट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, मिजोरम एंड JICA साइंस पैक्ट फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल। ठीक है, मिजोरम ने JICA के साथ में एक साइन किया है, पैक्ट किया है, एक MOU काइंड ऑफ किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, मिजोरम गवर्नमेंट और जापान की एक एजेंसी है जिसका नाम है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसको हम कहते हैं जीका, JICA। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। साइंड एन एग्रीमेंट ऑन कैपेसिटी इनहांसमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन डेवलपमेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल 2022 स्कीम। तो देखिए, सभी लोगों को जो आवास मुहैया कराने के लिए एक प्रधानमंत्री की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल 2022, मतलब 2022 तक सबको घर मुहैया करा दिए जाएंगे जिन लोगों के पास में घर नहीं है। ठीक है, द मच अवेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट envisages द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक करा दिए जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर लॉन्च्ड हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम विच हैज नाउ बीन रिफॉर्म्ड एज अ प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसको हाउसिंग फॉर ऑल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन इसका मोटिव सेम है। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 25 जून 2015 को ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टू लॉन्च ग्राम उदय टू भारत उदय अभियान फ्रॉम 14th to 24th ऑफ अप्रैल 2016। 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ग्राम उदय टू भारत उदय अभियान चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अभियान है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इनसे रिलेट करता है। स्टार्टिंग विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 125th बर्थ एनिवर्सरी, 125वीं जन्म दिवसीय सालगिरह पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और ये 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलेगा, 10 दिन का प्रोग्राम है। एंड कल्मिनेटिंग इन पंचायती राज डे ऑन 24th ऑफ अप्रैल 2016 इन द पीरियड बिटवीन 14 to 24th of April, the central government in collaboration with state and panchayats will organize the ग्राम उदय से भारत उदय अभियान विलेज सेल्फ गवर्नेंस कैंपेन। इसका मतलब क्या है, ग्राम उदय से भारत उदय, मतलब कि जब गांव का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। और ये इनिशिएटिव अंबेडकर जी की जयंती पर किया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम सारे के सारे पंचायत जो है उनसे और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से इसको सफल बनाने के लिए ये काम किया है। फाइन। नेक्स्ट इज जाट रिजर्वेशन बिल क्लियर्स बाय द हरियाणा कैबिनेट। फ्रेंड्स, जाटों के लिए आरक्षण के लिए एक बिल क्लियर किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये है मनोहर लाल, पहले इनका नाम होता था मनोहर लाल खट्टर, लेकिन इन्होंने कहा मेरी जात बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप मनोहर लाल के नाम से बुलाइए, ना कि मुझे मनोहर लाल खट्टर के नाम से। ठीक है, तो ये हरियाणा के सीएम हैं और बीजेपी ने इनको सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था। तो अब इन्होंने जाट आरक्षण बिल जो है वो क्लियर कर दिया है हरियाणा कैबिनेट में, क्योंकि जाटों ने अभी बहुत उत्पात मचाया था आरक्षण के लिए। ठीक है, एक मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने बहुत सारा मतलब हरियाणा में क्या हुआ कि मारुति की जो प्लांट लगा था उसमें भी तोड़फोड़ कर दी गई, कई कारें आग लगा दी गई। हरियाणा में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और जब वो इफ्को के प्लांट की तरफ गए तो लेकिन उनको इफ्को में भी आग लगाने के पर्पज से गए थे, तोड़फोड़ करने गए थे। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ निकलती है यूरिया, ये है खतरनाक, अगर इसमें कुछ करोगे तो तुम नहीं बचोगे। तो ये लोग वहां से निकल लिए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हरियाणा के लोग हैं ये बहुत ज्यादा मतलब होशियार भी है। ठीक है, एक तरीके से। तो जाटों ने आरक्षण के लिए इनका एक बिल क्लियर कर दिया गया है। द हरियाणा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जाट रिजर्वेशन बिल
द बिल propose to provide reservation to 5 communities including the politically dominant जाट community। ठीक है, 5 कम्युनिटीज जो जाटों की हैं उनको आरक्षण देने के लिए इन्होंने एक बिल पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि 49% से ज्यादा का आरक्षण आप नहीं दे सकते। 49% आरक्षण जो है वही केवल आप दे सकते हैं। 51% जो आरक्षण है वो मतलब कि जनरल के लिए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब जनरल के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है, जनरल में सारे आ जाते हैं। ठीक है, जितने अदर हैं 49% इनका कोटा फिट हो जाता है सबका। SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जाट 49% में आ जाते हैं। लेकिन जो 51% बचता है ना उसमें भी सबके सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, दिस कम्स अ डे आफ्टर द अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। एक कमेटी है अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, इसके द्वारा ही ये सारा काम एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा ये सब चीजें बताई गई। ओके, तो मनोहर लाल खट्टर ने आखिरी इनकी बात मान ली। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑन 5 अप्रैल। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आप ऐसा करिए ना, एक आर्टिकल बढ़िया सा बना लीजिएगा। मैं अपने फेसबुक पेज पर स्टैंड अप इंडिया के बारे में 2 से 3 पेज का एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा। इसको आप प्रॉपर नोट्स में बना लीजिए। जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन ये सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एम्बिशियस प्लान ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका बहुत महत्वाकांक्षी प्लान है और 5 अप्रैल को ये फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कहाँ करते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। The scheme aims to creating jobs and promoting entrepreneurship among scheduled castes, scheduled tribes and women. The scheme will loans of these segment at a cheaper rate. इन सब लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए बहुत कम दामों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये इन्होंने नोएडा में सेक्टर 62 में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। LPG सब्सिडी इन बैंक अकाउंट्स हैज सेव्ड ₹15,000 करोड़। LPG सब्सिडी जो बैंकिंग अकाउंट में आती है 15,000 करोड़ रुपए उसमें बचाए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट सेंट्रल पॉलिसी ऑफ गिविंग LPG सब्सिडी डायरेक्टली इन कंज्यूमर्स बैंक अकाउंट्स हैज सेव्ड द कंट्रीज ₹15,000 करोड़ लास्ट ईयर। तो इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए फाइनली सेव कर लिए डायरेक्ट LPG अकाउंट में डालने से। पहले बहुत सारे प्रोसेस करने होते थे कि ऐप को अगर LPG सब्सिडी देनी है तो आप इधर से जाती थी घूम घाम के टहल वहल के, तो इसमें बहुत सारे चार्जेस लग जाते थे। चार्जेस का मतलब कि इसके मैनेजमेंट करने में नुकसान होता था। अब डायरेक्ट बैंक के थ्रू कर रहे हैं ट्रांसफर, तो इसमें फायदा है। नाउ अ बैक्स स्टैचू ऑफ माइकल जैक्सन इन राजराहत। ठीक है, आफ्टर सीइंग द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैराडोना, रामकृष्ण परमहंस, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन एंड मेनी अदर्स, विजिटर्स टू मदर्स बैक म्यूजियम इन न्यू टाउन विल बी एबल टू सी द स्टैचू ऑफ पॉप आइकॉन माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की भी बैक्स की प्रतिमा लगाई जानी बाकी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अभी रिसेंटली किसकी बैक्स की प्रतिमा की बात चल रही है, तो माइकल जैक्सन। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी की भी एक बैक्स की स्टैचू बहुत जल्दी तैयार हो चुकी है और आने वाली वीडियोज में हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। प्रेसिडेंट रूल्स इम्पोज्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, जब एक राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनली जो मशीनरी होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तब प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का रूल्स आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है। द प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन उत्तराखंड टू डिसीजन हैज बीन कम अप अ डे बिफोर द क्रूशियल ट्रस्ट वोट इन द स्टेट असेंबली फॉर द हरीश रावत गवर्नमेंट। अभी करंटली हरीश रावत जी की गवर्नमेंट है और वहां पर उनकी गवर्नमेंट जो है वो मोशन नहीं पास कर पाई, मतलब नहीं मेजॉरिटी पेश कर पाई, इसलिए वहां पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और इस पर हाईकोर्ट ने अपना संज्ञान लेते हुए उसको इनवैलिड बताया कि राष्ट्रपति शासन लगाना गलत था। वहां पर बेसिकली राष्ट्रपति शासन आप सोचते हैं प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा देता, नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्रधानमंत्री,
इनकी रिकमेंडेशन होती है किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति शासन को इंपोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइंड बाय द सीबीडीटी। आपको पता है सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है 11 यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सीबीडीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एंड टैक्सेस। With the signing of these agreements, India has entered into 59 bilateral for unilateral APAs. 50 of these agreements have been signed in the current financial year. ठीक है, 50 तो इसी साल हुए हैं। तो बस क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि अभी 11 यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स हैं, वो किसने किए? तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन हो सकते हैं सीबीडीटी ने किए, या एक्साइज कस्टम्स ने किए, या स्टेट गवर्नमेंट ने किए, किस डिपार्टमेंट ने किए? तो आपको याद रखना है सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। 112 would be the national emergency number in India. 100, 101, 28 to be phased out. तो देखिए अब 112 जो डायल करेंगे वो इमरजेंसी नंबर होगा। Since long Indians had to memorize a plethora of emergency numbers based on the situation. जैसी सिचुएशन होती थी उस पर वो नंबर डायल करते थे, मतलब कि पुलिस को बुलाना है 100 नंबर, आग लग गई तो और दूसरा नंबर, ठीक है, कहीं पर कुछ हो गया तो तीसरा नंबर। इसलिए अब सब नंबर से बचने का एक तरीका है कि आप डायरेक्ट 112 नंबर याद कर लो, ये इमरजेंसी नंबर है, और कंसर्न अथॉरिटी के पास आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी। Thus, if 100 is the emergency number to the contact police, then 101 is the fire emergency number, 102 health emergency एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 108 इमरजेंसी सिचुएशन रिलेटेड टू द डिजास्टर्स, अगर कहीं पर कोई डिजास्टर आ जाए, भूकंप आ जाए तो उसके लिए 108 डायल करना है। तो इन सबसे बचने के लिए अब केवल 112 नंबर याद करना है। ठीक है, तो आपको याद करना है नया इमरजेंसी नंबर कौन सा प्रपोज्ड हुआ है। बाइक शेयरिंग सर्विस यूबर मोटो लॉन्च्ड इन गुड़गांव। गुड़गांव में यूबर मोटो मतलब कि बाइक शेयर कर सकते हैं आप, ये सर्विस लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या रखा गया है? यूबर मोटो। आपको पता है यूबर कौन है? यूबर एक टैक्सी कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और उसने सबसे पहले भारत में गुड़गांव में यूबर मोटो नाम की एक सर्विस लॉन्च की है। तो यूबर हैज लॉन्च देयर बाइक शेयरिंग इनिशिएटिव इन गुड़गांव। इससे बेसिकली क्या होगा? यूबर मोटो ऑप्शंस ऑन द ऐप विल नाउ लेट देयर कस्टमर्स कॉल अ स्कूटर और बाइक बाया द ऐप। द बेस फेयर फॉर दिस राइड इज ₹15 एंड चार्जेस ₹3 पर किलोमीटर। 3 रुपए पर किलोमीटर पर ये चलेगा। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, बाइक की जरूरत है, आपने फोन ऐप के थ्रू कर दिया बुक, बाइक आपके घर पे आएगी, आपको छोड़ेगी, पिक एंड ड्रॉप करेगी, और आपसे जो इनिशियल चार्जेस होंगे वो लेके चली जाएगी। फाइन। वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कमीशंस 40 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट्स इन वेस्ट बंगाल में। ये प्लांट्स वेल के द्वारा इम्पोज हुआ है, कमीशन हुआ है। ठीक है, और कच्चावाली बिकम्स फर्स्ट लिक्वर फ्री विलेज इन राजस्थान। एक राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है कच्चावाली, तो वो पहला ऐसा गांव हो गया जहां पर दारू वगैरह नहीं बिकेगी, शराब बैन हो गई है। ठीक है, वो पहला लिक्वर फ्री विलेज हो गया है राजस्थान का। राजस्थान का हुआ है, देश का नहीं हुआ है। ठीक है, देश के तो और पहले हो भी चुके हैं कुछ। तो कच्चावाली विलेज इन भीम तहसील ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द स्टेट टू बोर्ड टू क्लोज डाउन इट्स लोन लिक्विड शॉप्स। ठीक है, जो ये रेफरेंडम हुआ है 67% लोगों ने कहा है कि हाँ नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए गांव में दारू, इस वजह से ऐसा हुआ है। फिर भी अभी देख लो अप्रॉक्स 33% लोगों ने कहा है नहीं शराब सेल होनी चाहिए। मतलब बाइन किल्स ह्यूमन। शराब क्या होती है? आदमी के लीवर को डैमेज करती है और उसके नर्वस सिस्टम को एक दिन ब्रेक कर देती है और उसकी डेथ हो जाती है, जो लोग ज्यादा लिक्विड का सेवन करते हैं। फिर भी कच्चावाली बिकम्स हो गया, कच्चावाली पहला बन गया है गांव राजस्थान का। फाइन। डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला ने लॉन्च किया है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मानस। मानस का एक प्रोग्राम है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किन्होंने लॉन्च किया है? डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला ने। ठीक है,
ये है कौन बेसिकली? ये माइनॉरिटी अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब कि माइनॉरिटी अफेयर्स में के मंत्रालय को ये हैंडल कर रही हैं। और इन्होंने इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मानस का, उसको लॉन्च किया है। ठीक है, मानस क्या है? मानस है मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स। मानस आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, थ्रू लैंडिंग नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट इन डिफरेंट स्किल सेट्स इन न्यू दिल्ली। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टार इंडिया टू लॉन्च हॉट स्टार सर्विस ओवरसीज। देखिए हॉट स्टार जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आपको याद होना चाहिए सारे के सारे आईपीएल के मैचेस और नए नए सीरियल हॉट स्टार पर आते हैं। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये है स्टार का प्रोडक्ट, स्टार इंडिया का। ठीक है, और स्टार इंडिया ने क्या कहा है कि वो हॉट स्टार सर्विस को ओवरसीज मतलब कि हर जगह लॉन्च करने की कोशिश में है, उन्होंने लॉन्च कर दिया है। स्टार इंडिया प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार इन अदर कंट्रीज। ओवरसीज का मतलब होता है कि देश से बाहर। आपने देखा होगा कि बैंकों की ओवरसीज ब्रांच ओपन होती है, मतलब कि अगर कोई बैंक भारत में है उसकी ओवरसीज ब्रांच ओपन हो रही है, इसका मतलब कि वो देश से बाहर ब्रांच ओपन हो रही है। तो ओवरसीज का मतलब होता है कि देश से बाहर। कभी कभी इसको वर्ड को लिख देते हैं एब्रॉड, ABROAD। एब्रॉड का मतलब भी विदेश होता है। ठीक है, ये अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी। हॉट स्टार इज अ डिजिटल एंड मोबाइल इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म और नोबी डिजिटल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज इंडिया इंटरेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के अंदर में आता है। लेकिन ये किसकी सब्सिडरी है? स्टार इंडिया की सब्सिडरी है। ठीक है, द न्यूमरस एंड एफ्लुएंट साउथ एशियन डायस्पोरा which for the longest time had been frustrated by the lack of access to its favorite content will be able to watch crickets, movies and other shows through the Hotstar। Hotstar के द्वारा आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और अब ये अल्टीमेटली अब्रॉड में भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जीबीके सेल्स स्टेक इन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू फेयरफैक्स। जीबीके ने क्या किया है? सेल कर दिया है स्टेक को बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फेयरफैक्स में। अब बात करते हैं जीबीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एग्री हो गया है टू सेल 33% स्टेक इन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं BIAL लिमिटेड, टू इंडिया बॉर्न कैनेडियन बिलेनियर प्रीम वॉटसस फेयरफैक्स इंडिया में। ठीक है, तुमको याद रखना है किसने किसमें स्टैक्स को सेल किया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, हरियाणा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, हरियाणा जो है वो पहला राज्य बन गया है। क्यों बना है? हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव एज अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव जो भी वैक्सीन काइंड ऑफ है उसको इन्होंने अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। द न्यू मूव इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सलामती विच वॉज लॉन्च बाय द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। सलामती प्रोग्राम अगर आ जाता है कि प्रोजेक्ट सलामती किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया हरियाणा। और किसने किया? मनोहर लाल खट्टर वहां के सीएम हैं। गुजरात महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 46% टू इंडियाज एक्सपोर्ट शार्प ऑफ टॉप 5 इन 69%। गुजरात और महाराष्ट्र ने कंट्रीब्यूट किया है 46% भारत के एक्सपोर्ट में। ठीक है, ये एसोचम इंडिया के द्वारा ये चीज पता चली है। एज पर द स्टडी ऑफ इंडस्ट्री लॉबी, एसोचम ये इंडस्ट्रीज लॉबीज हैं जो इंडस्ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखती हैं। हैज सेड गुजरात एंड महाराष्ट्र accounts for 46% of the country's merchandise exports. The share of top 5 क्या क्या है? top 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हैं। इन्होंने 69% जो है एक्सपोर्ट अर्निंग्स को किया है। फाइन, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने डिश टीवी के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बस आपको याद रखना है कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है शाहरुख खान, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। फाइन,
ये सारी न्यूज आप अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट डाउन करते चलें। नड्डा launches GIS enabled HMIS application self printing of ECGS cards। देखिए जेपी नड्डा कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। तो जेपी नड्डा जी ने क्या किया है, GIS इनेबल्ड HMIS एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि ECGS कार्ड्स अपने आप खुद से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये है क्या बेसिकली स्कीम, जेपी नड्डा यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के, और फैमिली वेलफेयर लॉन्च टू मेजर डिजिटल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए इजी हेल्थ सर्विसेज मिल जाएं। GIS इनेबल्ड HMIS एप्लीकेशन एंड द सेल्फ प्रिंटिंग ECGS कार्ड्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हेल्थ कार्ड्स होते हैं जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं पब्लिक्स के लिए, वो कार्ड्स इजिली अब आप अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट परमिट्स 100% FDI इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। जो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ठीक है, अमेजोन है, ये सारे ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं इसमें FDI की लिमिट जो है वो 100% कर दी गई है। गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया है। The government permitted 100% FDI in the marketplace format of e-commerce retailing with a view to attract more foreign investors as per guidelines issued by the Department of Industrial Policy and Promotion DIPP of on FDI in e-commerce foreign direct investment। FDI होता क्या है बेसिकली, FDI को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश का जो पैसा होता है फॉरेन का, ठीक है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टार्टअप में जो भी हमारे ई कॉमर्स के हैं उसमें 100% अमाउंट, ठीक है, वो कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए अगर फ्लिपकार्ट ने अभी एक नया डिपार्टमेंट ओपन कर दिया, ठीक है, सपोज करिए कि वो बुक सेल नहीं करता, एज्यूम करिए, वैसे बुक सेल करता है, बुक्स वगैरह सेल होती हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अगर वो बुक सेल नहीं कर रहा होता और वो नया एक अपना प्लान क्या नया एक स्कीम लॉन्च करता है कि मुझे बुक भी सेल करनी है, इसके लिए किसी फॉरेन से FDI आती तो वो 100% पहले नहीं होती थी, उसमें कुछ भारत के भी इन्वेस्टर्स का पैसा लगना होता था, लेकिन अब 100% हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स वी विल डिस्कस द न्यू अपॉइंटमेंट्स हियर। ओके।